अभी हम पढ़ेंगे यूनिट 8 जिसका नाम है इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पहले वेदर देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लाइमेट पे जाएंगे। वेदर क्या बोलता है? वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो रोज रोज के चेंजेस होते हैं, दिस इज नोन एज वेदर। रोज के चेंजेस किस किस चीज में? चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों को लेके जब हम बात करते हैं, जो रोज का होता है, दिस इज वेदर। जब हम लोग न्यूज सुनते हैं टीवी में, जब हम लोग न्यूज सुनते हैं तो लास्ट में क्या आता है? वेदर रिपोर्ट। वो लोग वेदर रिपोर्ट देते हैं, वो कभी भी क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं देते, है ना। वेदर रिपोर्ट में और क्लाइमेट रिपोर्ट में डिफरेंस है, या फिर वेदर में या क्लाइमेट में डिफरेंस है। अब ये मेजर डिफरेंस कैसे है? जब हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट का मतलब होता है यूजुअल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, या फिर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, रेनफॉल, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में क्या आएगा? वो सारी मीटरियोलॉजिकल एलिमेंट्स इन एन एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला किस चीज़ के बारे में बात की? टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, रेनफॉल, या फिर जितने भी और मीटरियोलॉजिकल एलिमेंट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं, वो सब चीज़ों का। लेकिन स्टडी कितने टाइम में? फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है ये है एवरेज 30 ईयर्स। एवरेज 30 ईयर्स को जब हम लोग लेके चलते हैं तो वो बन जाता है क्लाइमेट। लेकिन जब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डेली की बात करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस की बात करते हैं, डे टू डे चेंजेस की बात करते हैं, तो ये हो जाता है वेदर। तो ये है मेजर डिफरेंस वेदर में और क्लाइमेट में। जब हम लोग वेदर की बात करते हैं या फिर क्लाइमेट की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में हम लोग बात कर रहे हैं सीजन्स की। मेजर सीजन कौन कौन से हैं इंडिया में? कोल्ड वेदर सीजन। जब हम लोग एक नॉर्मल टर्म्स में, एवरेज टर्म्स में बात करें, जैसे हमेशा हम बात करते हैं, तो कौन कौन से हैं? विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम एंड स्प्रिंग, यही पढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में बात करें तो ये है शरद ऋतु, इधर से ग्रीष्म ऋतु, और वर्षा ऋतु आती है ना। और वर्षा के बाद ऑटम इज पतझड़। स्प्रिंग में के टाइम ही वर्षा ऋतु चलती है, मतलब वो रेनी सीजन होता है। जब हम लोग मेजर सीजन्स की बात करते हैं, ये है कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड कब होता है? दिसंबर में, दिसंबर और जनवरी में। ये है हमारा विंटर सीजन। और हॉट वेदर सीजन मतलब समर्स कब होती हैं? ये मार्च से लेके जून में, मार्च से लेके मई तक। जून में रेनी सीजन शुरू हो जाता है, जून से लेके सितंबर। एंड देन फाइनली वी हैव ऑटम सीजन। ऑटम इज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। जब हम लोग मॉनसून की बात करते हैं या फिर रेनी सीजन की बात करते हैं, तो इंडिया में जो रेन होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मॉनसून। मॉनसून की वजह से होती है। अभी मॉनसून क्या है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ी देर में जाके बात करेंगे। जब हम लोग ऑटम की बात करते हैं, ये वो टाइम है, पतझड़ जिसको कहते हैं, जब ट्रीज अपने पत्ते छोड़ने शुरू कर देते हैं, वो टाइम होता है ऑटम सीजन। जब हम रेनी की या स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, ये वो टाइम है जब नए नए फूल खिलते हैं, है ना। हर जगह बहुत सारे छोटे 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 इंसेक्ट नजर आते हैं हमें, छोटी छोटी फ्लाईज नजर आती हैं। ये सब चीजें किस लिए आती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लावर्स, उनकी फ्रेग्रेंस और उनकी नेक्टर की वजह से। अभी हम बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन। ये हम लोगों ने देख लिया, ये दिसंबर के टाइम होता है, दिसंबर से लेके फरवरी तक। और जब हम लोग हॉट वेदर सीजन की बात करते हैं, ये मार्च से लेके मई तक चलता है। इस टाइम में क्या होता है, इस सीजन में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने का मतलब है गर्मी बढ़ जाना। टेम्परेचर लो होने का मतलब है ठंड शुरू हो जाना या फिर कोल्ड फील होना। समर सीजन में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, हॉट और ड्राई विंड्स चलनी शुरू हो जाएंगी, गर्म और सूखी हवाएं चलनी शुरू होंगी, जिसको कहा जाता है लू, है ना। लू का मतलब, ये हिंदी में भी लू कहते हैं और इंग्लिश में भी लू कहते हैं। जितने भी विंड्स होती हैं, विंड्स जब जितने डिफरेंट एरियाज में जब वो मूव होनी शुरू होती हैं, सर्कुलेट होती हैं, तो हर एरिया का अपना नाम होता है। इंडिया में जब वो गर्म और ड्राई विंड्स जब चलती हैं, तो उसको कहा जाता है लू। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की या फिर रेनी सीजन की बात करते हैं, हम लोगों ने यहाँ किसकी बात की? मानसून की बात की। जब मानसून की बात करते हैं, इस सीजन में इज मार्क्ड बाय ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। यहाँ से मानसून शुरू होता है।
विंड्स ब्लो करती हैं अरेबियन सी से। हम लोगों ने क्या देखा, इंडिया का मैप कुछ ऐसा था, है ना। यहाँ क्या था, अरेबियन सी, और इधर हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। अभी विंड्स कहाँ से आती हैं, विंड्स आएंगी अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से विंड्स इस तरफ जाएंगी, अरेबियन सी से विंड्स इस तरफ आएंगी, और कुछ कुछ विंड्स इधर जाएंगी। जब हम लोगों ने इंडिया का मैप देखा था तो पाया था कि इधर हमारे पास क्या है, वेस्टर्न घाट्स, इधर है हमारे पास ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ से शुरू हो जाता है अपना नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश के ऊपर। जब मॉनसून की बात करते हैं, विंड्स ब्लो करती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से टुवर्ड्स द लैंड। लैंड का मतलब क्या है, इधर ये मेन लैंड की तरफ ब्लो करना शुरू करती हैं। ये अपने साथ क्या करती हैं, मॉइस्चर कैरी करती हैं, मतलब वाटर वाइपर साथ में कैरी करती हैं। एंड दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, ये जो माउंटेन बैरियर्स है इनके ऊपर ये स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने से क्या होगा, जितने भी वो जो हैवी विंड्स थी या जो क्लाउड्स थे वो यहाँ पे रेन क्रिएट करते हैं। यहाँ ये रेन क्रिएट करते हैं, और रेन क्रिएट करने से क्या होता है, यहाँ बारिश हो जाती है। हम लोगों ने क्या देखा था, जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये हैं क्या है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, है ना। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट होने का मतलब क्या था, यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी किसकी देखी थी, ये हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स की देखी थी। बहुत सारे तरह के प्लांट्स, बहुत सारे तरह के एनिमल्स यहाँ मिलते हैं। ये सब क्यों है, क्योंकि यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ फॉरेस्ट हैं बहुत सारे, और ये फॉरेस्ट बहुत सारे क्यों हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में रेनफॉल की वजह से है। जब बे ऑफ बंगाल की हम बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल से यहाँ से हैवी जो विंड्स हैं, या फिर वो जो बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, वो जो क्लाउड्स हैं जो बहुत सारे वाटर वेपर लेके चल रहे थे, ये क्लाउड्स यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाके ये रेनफॉल क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ वो गारो, खासी, जयंती और 3 माउंटेन्स हैं यहाँ पे। जब यहाँ रेनफॉल क्रिएट करते हैं तो एक जगह है मणिपुर में, दिस इज मानेसराम। मानेसराम में हाईएस्ट रेनफॉल होती है। अब हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करें, या फिर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, या फिर ऑटम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑटम में क्या है चीज़ें, विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। ये जितनी भी हवाएं चली थी ये सब क्या है, ये बारिश करके ये इधर मूव की, जैसे ये बारिश करके जब वापस जाती हैं, देन दिस इज नोन एज रिट्रीटिंग मानसून। या थोड़ा बहुत जो उसमें मॉइस्चर बचा होगा विंड्स में, वो कहीं कहीं जाके वो वर्षा करता है, कहीं कहीं जाके वो जैसे वापस कैसे कहाँ होती है, सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में, यहाँ वो रेनफॉल रिसीव करते हैं। क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशंस विच हैज बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, है ना। ये मैनी ईयर्स को हम और प्रिसाइज बात करें तो इट इज 30 ईयर्स। 30 साल तक जब हम किसी भी वेदर को ऑन एन एवरेज स्टडी करते हैं, देन दिस इज नोन एज क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट क्या है, ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप, है ना। इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप का है। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम, जो अरेबिक वर्ड है मौसम इसे लिया है, जिसका मतलब है सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय मॉनसून विंड। ये ट्रॉपिकल रीजन क्यों देखा था हम लोगों ने, क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल बीच से कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिकल रीजन है ये, ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से जितनी भी रेन्स आती हैं वो मॉनसून विंड्स की, मॉनसून की वजह से आती हैं, मॉनसून की विंड्स की वजह से आती हैं। इंडिया का एग्रीकल्चर है ये हाईली डिपेंडेंट है रेन के ऊपर, और अच्छा मौसम, अच्छा मॉनसून और अच्छी रेन होने का मतलब है बाउंटीफुल क्रॉप्स, मतलब बहुत सारी क्रॉप होना, एक हाई यील्ड होना। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, किसी भी जगह क्लाइमेट है वो अफेक्टेड होता है लोकेशन से, ऑल्टीट्यूड से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, मतलब वो किस तरह का उसका जोग्राफिकल एरिया है ना। लोकेशन हम लोगों ने देख ली थी, इंडिया की लोकेशन कैसी है, ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों देख लेते हैं हम लोगों ने। सी से डिस्टेंस कितना है, इट इज लाइक मीन सी लेवल, और देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, है ना। रीजनल डिफरेंसेस कैसे, इंडिया को अगर हम लोग देखेंगे तो मोर और सो इट इज लाइक दिस, और इसमें ये जो एरिया है ये कोस्टल टाइप का है ना, मतलब ना यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी ना यहाँ ज़्यादा ठंड होगी। जब हम ऊपर जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के आसपास, तो वहाँ क्या कैसे मिलेगी, वहाँ स्नोफॉल होता है ना। वहाँ स्नोफॉल मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जैसे जैसे तो और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ एक एवरेज टाइप का टेम्परेचर मिलेगा।
और जैसे हम छत्तीसगढ़ के आसपास आएंगे, उड़ीसा के आसपास आएंगे, तो यहाँ भी एवरेज होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन बारिश बहुत होती है। ऐसे अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का टेम्परेचर और अलग अलग तरह का रेनफॉल, अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। क्लाइमेट अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे जैसलमेर और बीकानेर, ये दोनों कहाँ लाई करते हैं? राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या है? डेजर्ट जो बहुत हॉट है, और वहाँ फर्टिलिटी कंपैरेटिवली कम है, जो कि बारिश नहीं होती। द्रास और कारगिल की जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ भी डेजर्ट है, लेकिन ये बहुत फ्रीजिंगली कोल्ड डेजर्ट है, हमेशा वहाँ बर्फ जमी रहती है। कोस्टल प्लेसेस की बात करें, मुंबई और कोलकाता, यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। जब हम लोग बात ऑन बीइंग ऑन द कोस्ट, दे आर वेरी ह्यूमिड। कोस्ट पे होने की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाटर वेपर के प्रेजेंस होना इन द एयर। जो हवा है, वहाँ की विंड है, उसमें वाटर वेपर की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है उसमें। मानेसराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। मेघालय में मानेसराम है, ये दुनिया की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं होती है। while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर राजस्थान, है ना। ये क्या बता रहे हैं कि मेघालय में सबसे ज़्यादा, मानेसराम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, वहीं राजस्थान के जैसलमेर में हम बात करें तो वहाँ कभी कभी बारिश होती भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा वेरिएंट है टेम्परेचर में, रेनफॉल में और क्लाइमेट में, बेसिकली इतना ज़्यादा वेरिएशंस हैं। जब हम लोग वेजिटेशन की बात करें तो जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो भी बहुत डिफरेंट है, और चीज़ें इसी वजह से जितने भी जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये भी बहुत सारे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। देयर आर मेनी टॉल ट्रीज लाइक नीम, मैंगो, है ना, और ग्रासेस मिलती हैं यहाँ पे, श्रब्स होते हैं। ट्री श्रब क्या होते हैं? छोटे छोटे ट्री, है ना, ऑलमोस्ट ये 1.5 मीटर की जो हाइट तक जितने होंगे, दीज आर नोन एज श्रब्स। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन वेरिड होने की वजह से, बहुत सारा वेरिएशन होने की वजह से उसमें, इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की हैं। अब फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है? फॉरेस्ट इसलिए ज़रूरी है, जब हम लोग ट्रीज़ की या प्लांट्स की बात करते हैं, क्या करते हैं, ये CO2 इनहेल करते हैं, मतलब ये CO2 कंज्यूम करते हैं, और O2 एक्सहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन ये बाहर छोड़ते हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। और इसी CO2 को ये लोग इनहेल कर लेते हैं, जो ट्रीज हैं ये इनहेल कर लेते हैं, और ये बाहर एक्सहेल क्या करते हैं, ये O2 एक्सहेल करते हैं। तो इससे एक बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज रेनफॉल करवाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जहाँ ट्रीज होंगे वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी। इसके अलावा क्या होगा, ये हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे टिम्बर मतलब लकड़ी, है ना, फर्नीचर बनाने के लिए। फ्यूल वुड मतलब जलाने के लिए ईंधन वाली लकड़ी, पतली पतली लकड़ियाँ। फोडर, जो गाय भैंस बकरी या फिर जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो वो एनिमल्स है जो प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स या पत्ते खाते हैं, उनके लिए फोडर, उनके लिए खाना देता है। मेडिसिन प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी, या फिर हम बात करें जितने भी स्पाइसेस होते हैं, ये सारे हर्ब्स होती हैं, लाख, हनी, शहद, गम। गम क्या होता है, कुछ 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 स्पेशल ट्रीज होते हैं जिनके, जैसे ये ट्री है, तो ट्री के ऊपर यहाँ गम लगा होता है, गम निकलता है, तो ये गम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन स्पाइसेस ऑल्सो एंड इन फ्यू ऑफ द मेडिसिन टू। फॉरेस्ट क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ के, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनका नेचुरल हैबिटेट होते हैं, उनका प्राकृतिक घर होते हैं ये। नेचुरल वेजिटेशन हैड बीन डिस्ट्रॉयड। नेचुरल वेजिटेशन को बहुत सारे रीजंस की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ना, प्लांट पेड़ पौधों को काट दिया है, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है क्लाइमेट जो है वो इनस्टेबल हो गया है, बैलेंस्ड नहीं रहा। अब हम देख पाए, अभी हम देखते हैं कि सर्दी में बारिश हो रही है ना, या फिर गर्मी के टाइम में स्नोफॉल दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें कैसे हैं कि इतना पोल्यूशन होने की वजह से, और अनजस्टिफाइड ट्रीज की कटिंग होने की वजह से, तो क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया है। अभी क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको सस्टेन करना होगा, एक बैलेंस बनाना होगा। नेचुरल वेजिटेशन अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे एनिमल्स ये कैसे हो जाएंगे, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, या फिर डेंजर जोन में चले जाएंगे, मतलब बहुत कम मात्रा में एनिमल्स या प्लांट रह जाएंगे जो दे मे वैनिश आफ्टर सम टाइम। जो थोड़े बहुत बचे हैं तो वो भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रीज या एनिमल्स या जितनी भी नेचर में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, अगर वो सारी नहीं होंगी, उनमें से कोई एक भी अगर खत्म हो जाता है तो पूरा फूड चेंज हो जाएगा, और पूरा जो नेचर है ये पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। अब इन सबको बैलेंस करने के लिए हमें फाइनली क्या किया, वन महोत्सव सेलिब्रेट करना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके उनको साथ में लेके अपने अर्थ को फिर से ग्रीन बनाने का एक नया अभियान शुरू किया। मतलब फिर से हम लोगों ने प्लांटेशन करनी शुरू की। बहुत सारे, अभी यहाँ देखेंगे हम लोग, ये लीला की स्टोरी है। लीला के पेरेंट्स ने क्या किया, उसके हर बर्थडे पे एक प्लांट लगाते थे वो। बाय द टाइम लीला 20 की हुई तो ढेर सारे ट्रीज उसके आसपास थे, और सब बच्चे उन ट्रीज के बीच में खेलते थे, उनके फ्रूट्स खाते थे। और यहाँ हम देखेंगे तो बर्ड्स ने अपना नेस्ट बनाया है ना, फ्लावर्स ब्लूम करते थे, बटरफ्लाईज होती थी। तो ये क्या है, एक तरीका है ये प्लांटेशन करने का, कि आप अपने हर बर्थडे पे एक प्लांट लगाइए, एक ट्री लगाइए, तो धीरे धीरे वो ट्री भी ग्रो करेगा। और जो हम लोग बैलेंस की बात करते हैं, नेचुरल बैलेंस की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस एम को भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो हमें ट्री से मिलती हैं। ट्री क्या करता है, सोयल इरोजन को रोकता है, मतलब इसकी जड़ें, इसकी रूट्स हैं, ये सॉइल को पकड़ के रखती हैं, और ये इसको इरोड होने से, डिप्लीट होने से बचाती हैं। जो पानी में या हवा में ये जो सॉइल थी ये बह सकती थी या उड़ के जा सकती थी, इसको ये जो रूट्स हैं ये पकड़ के रखती हैं। फर्नीचर बनाते हैं, बैट बॉल, हॉकी स्टिक, फ्यूल, ये सारी चीज़ें हमें ट्री से मिलती हैं। अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ पे, मतलब वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का क्या है, घर है। बहुत सारी स्पीशीज एनिमल्स की, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में और लैंड पे दोनों पे रह सकते हैं, लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जंतु है ना, जैसे हम लोग बात करें स्नेक्स। और मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना। जो भी एनिमल अपने बच्चों को दूध पिलाए, दे आर मैमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो, बफेलो, काओ और कैमल। बर्ड्स तो हम जानते ही हैं, सारे जितने भी उड़ने वाले पक्षी। इंसेक्ट, छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, दे आर नोन एज इंसेक्ट्स। वॉर्म कौन होते हैं, कीड़ों को हम लोग कहते हैं वॉर्म। ये सारे के सारे फॉरेस्ट में रहते हैं। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, लॉयन नहीं है, टाइगर है। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, ये हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत सारी सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स और बायोडाइवर्सिटी जोन्स बनाए गए हैं ताकि हम वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व कर सकें। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ये किसका होम है, एशियाटिक लॉयंस। यहाँ एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। हम एक टेबल बना लेंगे, बुक में से देख के हम लोग लिखेंगे जैसे एशियाटिक लॉयन, ये कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। ऐसे ही हम लोग वाइल्ड ऐसे लिखते जाएंगे और यहाँ इनकी लोकेशन लिखते जाएंगे, तो एक आपके पास एक अच्छी टेबल बन जाएगी और याद करना आपके लिए आसान रहेगा। गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लॉयन मिलते हैं। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोर्स कहाँ मिलते हैं, एक सींग वाले गेंडे, ये मिलते हैं असम में। असम में हर साल बाढ़ आती है, तो हम इसको आराम से उससे लोकेट कर सकते हैं कि अखबार में उस टाइम बहुत सारे राइनोसोर्स की फोटो आती है। एलिफेंट्स केरला में भी पाए जाते हैं, कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। कैमल्स, ऊंट और वाइल्ड एस, जंगली गधे, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रेन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में, और रेन ऑफ कच्छ कहाँ है, ये है गुजरात में। ये दोनों हम लोगों ने इंडिया का मैप देखा था तो उस टाइम लोकेट किया था इनको। वाइल्ड गोट, जंगली बकरी, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, भालू, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन का मतलब है उत्तराखंड और हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में भी पाए जाते हैं ये। Besides these, many animals are found in
आर कंट्री लाइक मंकी, वुल्फ, ये सारे भी पाए जाते हैं। इंडिया में इक्वली रिच बर्ड लाइफ है, बर्ड भी बहुत सारे पाए जाते हैं और बहुत सारे बर्ड माइग्रेट होके भी इंडिया में आते हैं। जब उनके नेटिव कंट्री में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो हिंदुस्तान में उड़ के आ जाते हैं। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। नेशनल एनिमल क्या था? टाइगर। नेशनल बर्ड है पिकॉक। अदर कॉमन बर्ड पैरट, पिजन, ये सब पाए जाते हैं। अपने यहाँ बहुत सारी स्पीशीज हैं स्नेक की, जिसमें कोबरा और करैत ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जहरीले हैं ये। फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से और हंटिंग की वजह से, है ना, हंटिंग किसकी? राइनासोर्स की, एलिफेंट्स की, रेनडियर की, और मे बी टाइगर और एलिफेंट और लेपर्ड, इन सब की हंटिंग करने की वजह से क्या है, ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड आर डिक्लाइनिंग, ये बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं, तेजी से कम हो रहे हैं ये। मैनी स्पीशीज, इसमें से बहुत सारी स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ऑलरेडी खत्म हो गई हैं। इंडिया ने इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है? नेशनल पार्क बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, हम लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये किस लिए है? ताकि इन स्पेसिफिक एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, इन स्पेसिफिक एनिमल्स को हम लोग प्रिजर्व कर सकें, इनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें, इनको गायब होने से बचा सकें। अब इनका लोग क्यों इनकी हंटिंग करते हैं? हंटिंग करते हैं बोन्स के लिए, बहुत सारे मेडिसिनल यूज के लिए टाइगर की बोन्स और उसके नेल्स का इस्तेमाल होता है। राइनोसोर्स के या फिर राइनोसोर्स के हॉर्न के लिए, वोल्फ के फर के लिए, एनिमल्स की स्किन के लिए और उनके फेदर्स मतलब उनकी पंख के लिए, बर्ड्स के पंख के लिए उनको मार दिया जाता है। लाइक पिकॉक के जो पीछे टेल होती है उसके लिए उसकी हंटिंग होती है। एलिफेंट के जो आगे दो टीथ होते हैं बड़े बड़े, है ना, उनके लिए उसकी हंटिंग होती है। हर साल एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, है ना। अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है इसमें इसको मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक के तौर पे, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा अटेंशन दे सकें और लोगों में इसकी अवेयरनेस जनरेट कर सकें। इसमें देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ना। अक्सर हम इनको एक दूसरे के इन टर्म्स को एक दूसरे के लिए ओवरलैप मान लेते हैं और सबको एक ही मान के हम लोग इस तरीके से ही बात करें, चलो नेशनल पार्क देखने चलते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी, सबको हम एक दूसरे के लिए इंटरचेंज कर लेते हैं, लेकिन इनके बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको हमें देखने की जरूरत है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। सेंचुरीज क्या होती हैं? ये स्पीशीज सेंटर्ड होती हैं। स्पीशीज सेंटर्ड का मतलब है, जैसे हम लोग करें वाइल्ड एस सेंचुरी, है ना, वाइल्ड एस सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। जंगली गधे की सेंचुरी, मतलब ये जो जंगली गधा है या वाइल्ड एस है, ऐसे इसको ही प्रिजर्व करने के लिए सेंचुरी बनाई है ना। या फिर हम लोग बोले कि बाइसन सेंचुरी, है ना, जो बाइसन को प्रिजर्व करने के लिए जो सेंचुरी बनाई है वो। या फिर हम बोलें क्रोकोडाइल के लिए जो बनाई है, क्रोकोडाइल को प्रिजर्व करने के लिए जो सेंचुरी बनाई है ये। या फिर हम ये अलग है, याद रखेंगे हम लोग, ये टाइगर जोन या एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, इनसे बहुत डिफरेंट है ये, है ना। सेंचुरी क्या करता है? किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को या दो स्पीशीज को या तीन स्पीशीज को, स्पीशीज सेंटर्ड होती हैं इसमें, एक दो तीन, जितनी भी चाहे, मतलब ये मिनिमम ही होता है बेसिकली। इन स्पीशीज के लिए ही ये सेंचुरी बनाई जाती है। इसमें सारे के सारे एनिमल्स नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि सब एनिमल्स को एक जगह डाल दो और वो एक नॉर्मल नेचुरल इकोसिस्टम की तरह चलेगा, ये वैसा नहीं है, ये स्पीशीज सेंटर्ड रहता है। जब हम लोग नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये हैबिटेट स्पेसिफिक होता है। हैबिटेट स्पेसिफिक मतलब जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, मरीन हैबिटेट हो गया, है ना, या फिर माउंटेन्स हो गए, ठंडा प्रदेश, गर्म प्रदेश, डेजर्ट, है ना, ये हैबिटेट टाइप का होता है, वहां से स्पेसिफिक होता है। ये स्ट्रिक्टली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल स्पीशीज, ये सारी जितनी भी स्पीशीज हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है ये, लिविंग इन दैट प्रोटेक्टेड एरिया, जो उस प्रोटेक्टेड एरिया में रहेंगे। जैसे हम बात करें डेजर्ट की, डेजर्ट एरिया में जितनी भी स्पीशीज रहेंगी उसके स्पेसिफिक रहेगा ये, मतलब उन सारी की सारी स्पीशीज को नेशनल पार्क प्रिजर्व करेगा। या फिर हम लोग माउंटेन्स की बात करें, है ना, या फिर हम बात करें प्लेन्स की बात करें, प्लेन में जितनी स्पीशीज रहेंगी उनको प्रोटेक्ट करेगा। या फिर
है ना। पानी की बात करें, पानी में जितनी स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब ये हैबिटेट स्पेसिफिक है और ये क्या था, ये स्पीशीज सेंटर्ड था, ये हैबिटेट सेंटर्ड है। जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, इट इज़ अ वाइडर एरिया, है ना। इसमें नेशनल पार्क और सेंचुरी, ये कभी कभी क्या होता है, ये इसके अंदर भी आ जाती हैं। मतलब बहुत बड़ा सा एरिया है, उसमें एक हिस्सा सेंचुरी को दे दिया, एक नेशनल पार्क को दे दिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये इट कंप्राइजेज मरीन, पानी वाला, टेरिटोरियल, प्लेन्स वाला, कोस्टल मतलब जो सी कोस्ट के आसपास जितना भी एरिया होता है ना, कोस्टल, ये सारे के सारे इकोसिस्टम को ये कंप्राइज करता है। मतलब ये जितनी भी स्पीशीज पॉसिबल हो सकती हैं किसी एक इकोसिस्टम के अंदर, ये सारी की सारी उसके अंदर, उन सबको ये क्या करेगा, वो सारी सारी स्पीशीज को बायोस्फीयर रिजर्व क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। हमने क्या देखा, सेंचुरी स्पीशीज सेंटर, एस फॉर स्पीशीज, एस फॉर सेंचुरी, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, नेशनल पार्क है, ये हैबिटेट स्पेसिफिक है, एनएच कह सकते हैं इसको हम, नेशनल पार्क है हैबिटेट स्पेसिफिक। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये बायोस्फीयर से इसको हम लोग ले सकते हैं, इसको याद करने का तरीका होता है। जैसे बायोस्फीयर क्या करता है, बायोस्फीयर में सब लोग रहते हैं, सब लोग मतलब ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, है ना। सब के सब सारे एनिमल्स या प्लांट्स सब एक साथ रहते हैं। तो ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, हर तरह के हर स्पीशीज के और हर हैबिटेट के प्राणी जितने भी हैं वो सब इसमें उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब माइग्रेटरी बर्ड्स देख लेते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से हैं, पिन टेल डक, कर्ल्यूज, फ्लामिंगोज, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, ये माइग्रेट करती हैं विंटर सीजन में हर साल। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड इज लिटिल स्टिंट, वेइंग एज लो एज 15 ग्राम, ये सिर्फ 15 ग्राम का होता है वेट में। ये आर्कटिक रीजन से ट्रेवल करके ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर्स ये फ्लाई करके इंडिया आते हैं। इसके साथ ही यूनिट खत्म हो जाती है।